अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। झंग बस्ती पंजाब का एक ऐसा ज़िला है जहां मुल्क के दो बड़े दरिया झेलम और पंजाब हम आगोश होकर एक तरफ तो इस ज़िले की ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाते हैं तो दूसरी जानिब इश्क और मोहब्बत की दास्तानें रकम करते भी नज़र आते हैं। और हीर रांझा इस सिलसिले की सबसे बड़ी मिसाल है जो लोक वर्से की हैसियत की हामिल है। इन दिनों में इसी ज़िला झंग के एक दूर दराज थाने में तैनात था और इत्तेफाक से मेरा थाना मस्कूरा बाला दोनों दरियाओं के दरमियान वाक़ था और वो मकाम भी मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ ये दोनों दरिया आपस में मिल जाते थे। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुँचा तो एक सनसनीखेज़ खबर मेरी मुंतज़िर थी। वो मई का महीना था, मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका था, गंदम की फसल तैयार खड़ी थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि एक कांस्टेबल ने आकर इतला दी, मलिक साहब 7 वाले पिंड में एक वारदात हो गई है। किस किस्म की वारदात? मैंने कांस्टेबल से पूछा। जनाब, एक गबरू जवान को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, उसने बताया। थोड़ी देर पहले 2 बंदे आए थे थाने, उन्होंने बताया कि कत्ल होने वाले जवान की लाश उधर खेतों में पड़ी है। तुम 7 वाले कौन से पिंड की बात कर रहे हो सिकंदर अली? हमारे थाने से करीब तक तो 2 गांव हैं, एक गुलाबपुर और दूसरा नज़ीराबाद। जी, मैं गुलाबपुर का जिक्र कर रहा हूँ, कांस्टेबल सिकंदर ने जवाब दिया। गुलाबपुर नामी वो गांव मेरे थाने से महज आधे मील के फासले पर वाक़ था, जबकि नज़ीराबाद और मेरे थाने के दरमियान लगभग पौने मील का फासला था और ये दोनों गांव आपस में शुमालन जुनूबन एक फासले पर ही मौजूद थे। वो इस तरह कि गुलाबपुर शुमाल की जानिब और नज़ीराबाद जुनूब की तरफ, दोनों गांव की ज़रई अराजी भी आपस में मिली हुई थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, कत्ल की इस वारदात की इतला लेकर आने वाले कहाँ हैं? इन्हें मेरे पास भेजो। जनाब, वो इतला देने के बाद वापस चले गए हैं, कांस्टेबल ने बताया। इन्हें जल्दी थी, वैसे मैंने इनकी तारीख और जोग्राफिया मालूम कर लिया है। मुझे भी बताओ, मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। इनमें से एक का नाम है फैयाज और दूसरे का यूसुफ, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और इन दोनों बंदों का ताल्लुक भी गुलाबपुर ही से है जनाब। और मकतूल के हुदूद अरबा के बारे में क्या पता चला? वो गबरू जवान भी गुलाबपुर ही का रहने वाला है मलिक साहब, सिकंदर ने ठहरे हुए लहजे में बताया। इसका नाम नासिर है और नासिर कबड्डी का बड़ा माहिर खिलाड़ी था। मैंने कहा, ठीक है सिकंदर, जाए वकुआ पर पहुंचने की तैयारी करो। अच्छा जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई और मेरे कमरे से निकल गया। झंग के इस दूर दराज थाने में मेरी तैनाती को भी चंद माह ही हुए थे। मैं वहाँ के माहौल और सरकर्दा लोगों से तो अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था, लेकिन बकौले किसे मैं खुद को अभी वहाँ की दाई कहने की पोजीशन में नहीं आया था। 15-20 मिनट के अंदर कांस्टेबल सिकंदर ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, मैंने 2 सेहतमंद घोड़ों का बंदोबस्त कर दिया है, आपका जब भी हुक्म हो हम रवाना हो जाएंगे। बस, तो हम अभी और इसी वक्त रवाना हो रहे हैं, मैंने कुर्सी छोड़ते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद मैं और सिकंदर 2 घोड़ों पर सवार होकर चाय वकुआ की सिमत रवां दवां थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौजा गुलाबपुर मेरे थाने से सिर्फ निस्फ मील की दूरी पर वाक़ था, लेकिन ये मुख्तसर सा फासला किसी सड़क पर सफ़र करते हुए तय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि गुलाबपुर और मेरे थाने के बीच कच्ची या पक्की सड़क नाम की कोई शय नहीं थी। हमारे घोड़े खेतों के बीचों बीच एक आड़ी टेढ़ी पगडंडी पर चलते हुए मौजा गुलाबपुर पहुंच गए। गांव के अंदर पहुंचकर मालूम हुआ कि नासिर की लाश खेतों में पड़ी है। चंद लोगों की निगरानी बल्कि रहनुमाई में हम जाए वकुआ तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। वो मकाम खेतों के बीच गांव से निस्फ फरलांग के फासले पर वाक़ था। वो एक अधूरा कमरा था जिसकी अब छत दिखाई दे रही थी और न ही दीवारें सलामत थीं। दरवाजे वाली जगह पर भी चौखट या कबाड़ दिखाई नहीं देते थे। हाँ, बड़े वसूख के साथ ये कहा जा सकता था कि गुजरे वक्तों में कभी वहाँ कई कमरे की इमारत हुआ करती थी। नासिर नामी जवान की लाश इसी आधे अधूरे कमरे के सामने पड़ी थी। जाए वकुआ पर 2 दर्जन से ज़ायद अफराद का झमघुटा लगा हुआ था। मैंने सबको पीछे हटाया और उकड़ू बैठकर लाश का मुआयना करने लगा। बिलाशुबा वह एक सजीला गबरू जवान था। मैंने इसकी उम्र का अंदाज़ा 22 से 25 के दरमियान कायम किया।
जो बादशाह दुरुस्त साबित हुआ। वो एक मजबूत, नुमाया कद-काठ और पहलवानी बदन का मालिक जवान था। रंगत गंदमी और सर के बाल घुंघराले। कुदरत ने उसे कसरती बदन की खूबसूरती के अलावा मर्दाना वजाहत से भी दिल खोल कर नवाजा था। लेकिन इस वक्त वो जिंदगी से खाली गोश्त पोश्त के एक ढेर से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। नासिर की हसरतनाक मौत का मुझे दिली सदमा हुआ था। मैंने बारीक बीनी से जब नासिर की खून खून लाश का जायजा लिया तो मुझे ये समझने में कतन कोई दिक्कत महसूस न हुई कि इसे किसी तेजधार छुरे या खंजर के मुत्तहिद वार करके बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था। इसके हाथों और बाजुओं पर मौजूद जख्मों के निशानात को देखकर वाज़ेह हो जाता था कि उसने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, मगर हमलावर ने उसकी एक नहीं चलने दी थी और बिलाखिर इसे बेबसी की मौत को गले लगाना पड़ा था। गांव वाले नासिर की कबड्डी के हवाले से गुलाबपुर की आबरू समझते थे। ऐसी बेबसी की मौत ये सोचने पर मजबूर करती थी कि हमलावर एक से ज़्यादा अफराद थे, वरना ये गबरू जवान किसी एक कातिल के बस का तो नहीं था। ये बात तय थी कि इसे किसी सोची समझी साजिश के तहत घेर कर मौत के घाट उतारा गया था। गोया ये कत्ल की एक मुनज़्ज़म वारदात थी। मैंने लाश के तफसीली मुआयने के बाद इस पर एक चादर डलवा दी और मौके पर मौजूद लोगों से पूछगछ करने लगा। सबसे पहले जो शख्स मेरे सामने आया उसकी हालत बड़ी गैर हो रही थी। वो 60 के आसपास का एक सांवला आदमी था और उसका नाम बशीर लोहार मालूम हुआ। वो मिन्नतरेज लहजे में मुझसे पूछने लगा, थानेदार साहब, किस जालिम ने मेरे नासिर की जान ली है? इसके दर्द भरे सवाल ने मुझे बता दिया कि वो मकतूल नासिर का बाप था। मैंने बशीर लोहार के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली भरे लहजे में कहा, चाचा, अभी तो मैंने तफ्तीश का आगाज किया है। तुम फिक्र न करो, तुम्हारे बेटे का कातिल बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा। वो रुहासी आवाज में बोला, मेरा बेटा तो गया इस दुनिया से। कातिल अगर आपकी गिरफ्त में आ भी गया तो इसकी गिरफ्तारी से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। गम की शिद्दत ने बशीर लोहार के हवास मख्तल कर दिए थे। वो सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। इन लम्हात में इसे सिर्फ एक ही बात याद थी कि उसका जवान बेटा कत्ल कर दिया गया था। वो इसके अलावा कुछ और सोचना चाहता भी नहीं था। मुझे उसकी हालत पर बहुत तरस आया और मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा, चाचा, आप एक तरफ आराम से बैठ जाओ, मैं तुमसे बाद में तसल्ली से बात करता हूँ। अच्छा जी। वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखने लगा। इस वक्त तक सूरज काफ़ी ऊपर उठ चुका था और अच्छा खासा परेशानी का बायस भी बन रहा था। वो मई का महीना था। मई और जून तो वैसे भी गर्मी के लिहाज से अपनी कयामत खेजी में सब महीनों पर सबकत रखते हैं। खेतों के अंदर ताहद्दे निगाह तेज चमकीली धूप फैली हुई थी। मैंने बशीर लोहार के कंधे पर हाथ रखा और अपनायत भरे अंदाज में कहा, चाचा, आप अपने घर चले जाओ तो बहुत अच्छा होगा। मौसम बहुत खौफनाक हो रहा है। मैं यहाँ से फारिग होने के बाद सीधा तुम्हारे घर आऊँगा, फिर बात करेंगे। गर्म ठंडे सब मौसम देखते हुए सारी जिंदगी गुजरी है थानेदार पुत्र। वो मेरी तरफ देखते हुए मजरू लहजे में बोला, ये धूप और गर्मी मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं इधर दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ के बाद वो दुखी लहजे में इजाफा करते हुए बोला, मेरी सबसे कीमती मता, मेरे दिल का टुकड़ा जिंदगी की बाजी हार गया। इससे बड़ा सदमा और क्या होगा मेरे लिए? मैंने मकतूल के बाप बशीर लोहार से ज़्यादा बहस नहीं की और इसे एक आदमी के साथ एक सायादार दरख्त की जानिब भेज दिया। मैं फिलहाल इसके साथ इससे ज़्यादा हमदर्दी नहीं कर सकता था। जाए बकुआ का मैंने नक्शा तैयार कर लिया था। आलाए कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल सका था, जिनके लिए मेरे तईं आलाते कत्ल के अल्फाज ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि मकतूल के लाश और उसके बदन पर दिखाई देने वाले मुत्तहिद खौफनाक घावों को देखकर इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी कि नासिर पर हमलावर होने वाले अफराद 2 या 2 से ज़्यादा थे। तो जाहिर है कि आलाते कत्ल भी 2 या 2 से ज़्यादा ही थे। मौके पर मौजूद गवाहों के बयानात का सिलसिला तो बाद में भी जारी रखा जा सकता था। मेरी नज़र में सबसे अहम मसला इस वक्त मकतूल नासिर की लाश को अस्पताल पहुंचाने का था। मौसम के तेवर बड़े खतरनाक दिखाई दे रहे थे। मैंने फिलफौर नासिर की लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। कांस्टेबल सिकंदर को भी मैंने लाश के साथ ही रवाना कर दिया। जाए वकुआ की कार्रवाई में इसने मेरी भरपूर मदद की थी और अब इसकी वहाँ कोई ख़ास ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। मैंने इस अधूरे कमरे के पास खड़े होकर
चारों जानिब निगाह दौड़ाई। वो मकाम गांव गुलाबपुर से महज आधा फरलांग के फासले पर खेतों के दरमियान वाक़ था। लाश की हालत को देखकर अंदाजा होता था कि इसे रात के वस्ती हिस्से में मौत के घाट उतारा गया था। इस बात का पता चलाना बहुत ज़रूरी था कि आधी रात के वक्त वो अपने घर से निस्फ फरलांग दूर खेतों के अंदर क्या कर रहा था। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से घुमा फिरा कर मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा जवाब न दे सका जो मेरे लिए तसल्ली का बाइस होता और जो तफ्तीश को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता। मैंने इन दो अफराद से भी पूछगछ की जो इस अंधोनाक वाक़ये की इत्तला देने थाने पहुंचे थे। फयाज और यूसुफ भी इस कत्ल के हवाले से कुछ नहीं जानते थे। आखिर में मैंने इस आदमी से सवाल जवाब किए जिसने आज सुबह नासिर की लाश को इस अधूरे कमरे के बाहर पड़े देखा था। इस बंदे का नाम इलियास और उम्र 50 से ज़्यादा थी। पेशे के एतबार से इलियास कुम्हार था। वो मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े बर्तन तैयार किया करता था और जाहिर है इन बर्तनों की तैयारी के लिए चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती थी। इलियास, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। सरकार, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। मैं जद्दी पुश्ती कुम्हार हूँ जनाब। मेरे हाथ मिट्टी के साथ खेलकर इसे बर्तनों की शक्ल देते हैं। बस सरकार। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने ठंडी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैं भी रोज़ाना मिट्टी की तलाश में सुबह सुबह घर से निकल खड़ा होता हूँ। आज भी मैं इसी काम से जा रहा था। मोती भी मेरे साथ था। नासिर की लाश को देखकर हम दोनों को झटका लगा था। मोती कौन? उसके खामोश होते ही मैंने पूछ लिया। मोती मेरे पालतू कुत्ते का नाम है थानेदार साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। इसे आप गांव की गलियों में आवारा फिरने वाला कोई कुत्ता ना समझें। मोती बहुत ही तमीज़दार और समझदार कुत्ता है। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कतई कोई दिक्कत महसूस न हुई कि इलियास एक बातूनी शख्स था और अपनी बात को खामखा तवील करना उसकी आदत में शामिल था। तुम और तुम्हारा कुत्ता मोती हस्बे मामूल आज सुबह खेतों की तरफ जा रहे थे। मैंने उसे वापस मौजू की तरफ लाते हुए कहा। तुमने नासिर की लाश को देखा तो परेशान हो गए, फिर तुमने क्या किया? मैंने लाश को देखकर ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, वो जवाब देते हुए बोला। इस वक्त खेतों में इक्का दुक्का लोग अपने काम का आगाज कर चुके थे। मेरी आवाज़ पर वो फौरन मुतवज्जा हो गए और मेरी जानिब लपके। देखते ही देखते यहाँ मौजूद हर शख्स को पता चल गया कि बशीर लोहार के लड़के नासिर को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वो अपनी तवील बात ख़त्म करके खामोश हुआ तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या तुम रोज़ाना सुबह अपने मोती के साथ इसी रास्ते से गुजरते हो? मेरा मतलब है कि इसके इस अधूरे कमरे के पास से तुम्हारा गुजर होता है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरा रास्ता तो ज़रा हटकर है, मैं इधर से गुजरता हूँ। बात के इख्तिताम पर उसने 100 गज दूर एक जानिब इशारा भी कर दिया। मैंने पूछा, आज इस कमरे के करीब से गुजरने का कोई ख़ास सबब था? जी हाँ, ख़ास सबब था, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। क्या सबब था? मैं तो जनाब हमेशा की तरह आज भी अपने रास्ते पर जा रहा था, वो वजाहत करते हुए बोला। अचानक मोती ने पहले हल्के हल्के गुर्राना और फिर भौंकना शुरू कर दिया। मोती की इस हरकत पर मैं चौंक उठा, क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि मोती जब भी इस किस्म का रद्द अमल जाहिर करता है कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर नाजिल होती है, और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने मोती की हरकत पर तवज्जो दी तो ये अपने रास्ते से हटकर इस कमरे की जानिब बढ़ने लगा। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा और यहाँ पहुँच गया। इसके बाद की बात मैं आपको बता ही चुका हूँ। इलियास की वजाहत इंतहाई काबिल यकीन और समझ में आने वाली बात थी। जानवर, खुसूसन कुत्ता, वह से ऐसे मामलात का इदराक कर लेता है जो इंसान के बस की बात नहीं। ख़ास तौर पर इसके सूंघने की हिस्स नाकाबिले हद तक तेज़ होती है। तुमने यहाँ पहुंचकर नासिर की लाश को देखा और चिल्लाकर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की। मैंने ठहरे हुए लहजे में उससे कहा, क्या इस वक्त तुमने आसपास किसी मशकूक बंदे को भी देखा था? कैसा मशकूक बंदा? उल्टा उसने मुझसे ही सवाल कर डाला। कोई भी ऐसा बंदा या बंदे जिन पर नासिर के कातिल होने का शक किया जा सके। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। ऐसा कोई बंदा मुझे तो यहाँ नज़र नहीं आया। मैंने मज़ीद 2-4 सवाल के बाद इलियास कुमार को फारिग कर दिया
और मकतूल नासिर के बाप बशीर लोहार के साथ गांव की जानिब चल पड़ा। बशीर लोहार का घर गुलाबपुर के वस्त में वाक़ था। वो एक मुख्तसर सा ख़ानदान था, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, जिनमें से एक अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। नासिर से छोटी उसकी बहन रुखसाना थी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल रही होगी। बशीर लोहार ने अपने घर के बैरूनी कमरे में भट्टी लगा रखी थी, जहाँ वो दिन भर लोहे से खेलता रहता था। बस यही इसकी ज़िंदगी थी और वो अपनी इस ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था। ताहम नासिर की अलमनाक मौत ने गोया उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। बशीर मुझे अपने घर के अंदरूनी हिस्से में ले गया और बरामदे में बिठाया। वो खुद भी मेरे सामने ही बैठ गया। मैंने निहायत संजीदगी से कहा, बशीर चाचा, तुम्हारे बेटे के साथ जो भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसका मुझे बहुत दुख है और मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। मेरी अवलीन कोशिश यही होगी कि मैं इस वाक़ये के ज़िम्मेदार को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त तरीन सज़ा दिलवाऊँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की ज़रूरत पेश आएगी। बशीर की बीवी जुबैदा बीबी भी मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने जो बात बशीर से कही थी वो इसने भी सुन ली थी। बशीर के जवाब से पहले ही वो बोल उठी, थानेदार जी, बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उसने गमज़दा लहजे में कहा, हमारी तो दुनिया ही अंधेर होकर रह गई है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना बड़ा वाक़या है। अगर हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा तो फिर कभी भी ये गुत्थी हल नहीं हो सकेगी। बशीर की बनिस्बत इसकी बीवी में ज़्यादा दमख़म नज़र आता था। मेरी बात के जवाब में उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि जिस जालिम ने मेरे नासिर से हयाती छीनी है वो जल्द से जल्द इबरतनाक अंजाम को पहुँचे। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बड़े अज़्म से बोली, बताएं आपको हमसे किस किस्म के ताउन की ज़रूरत है। बस तो फिर ठीक है। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। मुझे बताएं, नासिर का कत्ल कौन कर सकता है। ये बताना तो बहुत मुश्किल है जनाब। बशीर बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, रब ही जानता है। रब तो बेहतर जानता ही है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई, लेकिन जब तक आप किसी पर शक जाहिर नहीं करेंगे तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी। बशीर ने माजरत खाना अंदाज में कहा, नासिर तो पूरे गांव की आंखों का तारा था। अभी पिछले महीने ही तो इसने कबड्डी का टूर्नामेंट जीता था। अगर नासिर गुलाबपुर की कबड्डी टीम में ना होता तो जीत का एहसास नज़ीराबाद के हिस्से में आना था। इस टूर्नामेंट में 4 गांव की टीमों ने हिस्सा लिया था। सुल्तान नगर और चक बयाली तो इब्तिदाई में कट गई थीं। असल कांटे का मुकाबला गुलाबपुर और नज़ीराबाद के दरमियान था। फाइनल मैच में नासिर की उम्दा कारकर्दगी ने गुलाबपुर का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। ये टूर्नामेंट हर साल अप्रैल के महीने में मुनक्किद कराया जाता है। बशीर लोहार ने कबड्डी टूर्नामेंट के हवाले से बात ख़त्म की तो मैंने सवाल किया, चाचा, तुम्हारे बेटे की कबड्डी की मैंने भी बड़ी तारीफ़ सुनी है। मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ कि नासिर अपने गांव की आबरू था, लेकिन मैंने बात अधूरी छोड़कर एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, चाचा, तुमने भी एक ज़िंदगी गुजारी है। ये बात तो तुम्हारे तजुर्बे में भी आई होगी कि जहाँ किसी इंसान के 10 दोस्त होते हैं वहाँ इसका एक आध दुश्मन भी ज़रूर मौजूद होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता। मुझे इसी 10वें आदमी की तलाश है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जिस जालिमाना अंदाज में नासिर को मौत के घाट उतारा गया है वो किसी बदतरीन दुश्मन ही का काम हो सकता है और ऐसे सपाक शख्स तक मुझे सिर्फ आप लोग ही पहुंचा सकते हैं। बशीर लोहार ने इज़्तिरारी अंदाज में अपनी पेशानी को मसला, फिर उलझन ज़दा अंदाज में बोला, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि ऐसा बंदा कौन हो सकता है। मैंने बशीर की बीवी जुबैदा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम याद करने की कोशिश करो, गुलाबपुर में कौन तुम्हारे बेटे को सख्त नापसंद करता था। कभी किसी के साथ इसका झगड़ा हुआ हो। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नासिर तो बहुत ही सुलझा हुआ और अमन पसंद इंसान था। गांव में कभी इसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और गांव से बाहर? मैंने एक के बाद दीगरे दोनों की तरफ देखा। बाहर भी किसी से इसकी दुश्मनी नहीं थी। बशीर लोहार ने जवाब दिया, वो सारा दिन मेरे साथ काम में मसरूफ़ रहता था। सुबह शाम वर्जिश के लिए अखाड़े में चला जाता था। यह अखाड़ा किस तरफ वाक़ है? मैंने किसी फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। ट्यूबवेल के करीब है जी, उसने जवाब दिया, खेतों में। ट्यूबवेल के नाम पर मैं चौंका। क्या तुम उसी ट्यूबवेल की बात कर रहे हो
जो पहले इस जगह हुआ करता था जहाँ से नासिर की लाश मिली है। जी हाँ, ये ट्यूबवेल किसी ज़माने में इसी कमरे में लगा हुआ था, उसने तायदी लहजे में बताया। लेकिन ये काफ़ी अरसे पहले की बात है। बशीर चाचा, मेरी तजुर्बाकार निगाह बताती है कि तुम्हारे बेटे को पिछली रात के दरमियानी हिस्से में कत्ल किया गया है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। तुमने बताया है कि नासिर सुबह शाम अखाड़े में कसरत के लिए जाया करता था। फिर वो आधी रात को घर से बाहर क्या कर रहा था, और वो भी अखाड़े से 100-200 गज दूर? ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही थानेदार साहब। जुबैदा बीवी ने तफक्कुर आमेज नज़र से मुझे देखा। नासिर पिछली रात इधर करने क्या गया था? क्या वो रात को मामूल के मुताबिक घर में सोया था? जी बिल्कुल, जुबैदा ने जवाब दिया। बशीर लोहार बोला, कल शाम से पहले वो वर्जिश करने अखाड़े में भी गया था। फिर हम चारों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर के बाद सोने के लिए लेट गए। आप लोग रात में सोते कहाँ हैं? मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए सवाल किया। मौसम ऐसा है कि कमरों के अंदर घुसकर सोना तो मुमकिन नहीं रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, आजकल दिन तो दिन रात में भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है, बशीर ने जवाब दिया। मैं जुबैदा और मेरी बेटी रुखसाना घर के सहन में चारपाइयाँ बिछाकर सोते हैं। और नासिर, वो रात को कहाँ सोता था? वो छत पर सोता था जी, जुबैदा ने जवाब दिया। बशीर ने कहा कि सिर्फ सर्दियों के 2-3 महीने वो अपनी चारपाई नीचे लाता था, वरना उसकी हमेशा से ये आदत थी कि वो रात को छत पर ही सोया करता था। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ नासिर रात को सोता था। आप आए मेरे साथ। थोड़ी देर बाद हम दोनों छत पर थे, जहाँ पर एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर एक तकिया और चादर भी मौजूद थी, और इन दोनों चीज़ों की मौजूदगी बताती थी कि वहाँ रात कोई सोया था। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर माहौल का जायजा लिया। शहर की तरह गांव में कसीरुल मंजिला मकानात तामीर नहीं किए जाते। चौधरी या गांव के किसी बड़े के घर के अलावा तमाम मकान कच्चे और एक मंजिला ही होते हैं। मैं 55-60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब 99% मकानात मट्टी से बनाए जाते थे। आजकल तो गांव देहात की शक्ल ही बदल कर रह गई है। पंजाब के 70% गाँव में आज बिजली पानी की सहूलत मौजूद है। मकानात पुख्ता ईंटों से तामीर किए जाते हैं। सवारी में मोटरसाइकिल आम देखने में आती है, और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ गया है। गुलाबपुर एक रवायती गांव था। पेशतर मकानों की छतें एक दूसरे के साथ मिली हुई थीं। मैंने गिरदोपेश का अच्छी तरह जायज़ा लिया, और एक मरतबा फिर हम नीचे बरामदे में आकर बैठ गए। मैंने एक मरतबा फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। आप लोगों को कब पता चला कि नासिर घर में मौजूद नहीं? आज सुबह पता चला था जी, बशीर लोहार ने बताया। नासिर को सुबह उठने में काफ़ी परेशानी होती है। इसकी आंख आसानी से नहीं खुलती। उसने जुबैदा की ड्यूटी लगा रखी थी कि वो अलग सुबह उसे जगा दिया करे। जुबैदा फजर की अजान के साथ ही जाग जाती है। आज सुबह जब यह नासिर को उठाने के लिए छत पर पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं था? क्या मतलब? मैंने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा। इसी वक्त जुबैदा लस्सी वाला जग और गिलास लेकर हमारे पास पहुंच गई। बशीर ने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप इसी से पूछ लें कि आज सुबह छत पर उसने क्या नज़ारा देखा था। नज़ारा? मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इन दोनों के चेहरे देखे। बशीर लोहार की दोनों बातों ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी कि इस केस का कोई सिरा मेरे हाथ आने वाला है। जुबैदा मेरे लिए गिलास में लस्सी उंडेल चुकी तो मैंने इससे पूछा, जुबैदा बीबी, बशीर चाचा क्या कह रहा है? आज सुबह जब तुम नासिर को उठाने छत पर पहुंची तो तुमने कौन सा नज़ारा देखा था? वो एक तरफ बैठ गई, फिर ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, मैं तो जी रोज़ाना ही सब उसे जगाने जाया करती थी, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। जनाब, मैं रोज़ाना छत पर जाकर इसे आवाज़ दिया करती थी, नासिर पुत्र उठ जा, सुबह हो गई है। वो वजाहत करते हुए बोली। दूसरी नहीं तो तीसरी आवाज़ पर वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठ जाता था। लेकिन आज सुबह जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे हैरत हुई, और मैंने झंझोड़ कर उसे जगाने की कोशिश की, और उसी वक्त मुझे पता चला कि नासिर तो चरपाई पर मौजूद ही नहीं। वो लम्हे भर के लिए रुकी, एक बोझल सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, चरपाई पर चादर के नीचे तकिया इस तरह रखा हुआ था कि दूर से देखने पर यही नजर आए कि वहाँ कोई सो रहा है। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा।
इसका मतलब है कि पिछली रात नासिर अपनी मर्जी से घर से निकला था और वो नहीं चाहता था कि आप लोगों में से किसी को इसकी गैर हाजिरी का एहसास हो। जी, यही बात समझ में आ रही है, बशीर ने कमजोर सी आवाज में कहा। इसका मतलब है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, कि वो इससे पहले भी ये हरकत करता रहा होगा। जनाब, अगर पहले नासिर ने ऐसा किया होता तो जुबैदा की नज़र में आ जाता, बशीर ने कहा। नहीं, मैंने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। इससे पहले वो इसलिए जुबैदा की पकड़ में नहीं आया था कि सुबह से पहले वो वापस आ जाया करता होगा। इन लम्हों में मेरा जहन नहायत ही तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। सिर्फ एक नुक्ते ने ये केस खोलकर मेरे सामने रख दिया था। मुझे इस मामले में से इश्क माशूकी की बू आ रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार जी? जुबैदा ने उलझन ज़दा नज़र से मेरी तरफ देखा। ऐसी कोई बात हमारे इल्म में तो नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने बारी बारी इन दोनों की आंखों में झांका। आप लोगों का बेटा रात की तारीकी में किसी से मिलने घर से बाहर जाया करता था। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि वो कोई लड़की हो। बताएं, नासिर का गांव की किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। चक्कर? दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखा। फिर बशीर ने मुझसे कहा, थानेदार जी, नासिर इस किस्म का लड़का नहीं था। वो तो गुलाबपुर की लड़कियों और औरतों को अपनी माएँ बहनें समझता था। वो कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। मैं मान ही नहीं सकता कि इसका किसी लड़की से कोई मोहब्बत का मामला ना चल रहा हो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। वो पिछली रात इसी लड़की से मुलाकात करने खेतों में पहुंचा था। अगर आप लोग मुझे इस लड़की के बारे में साफ साफ बता दो तो मैं बड़ी आसानी से नासिर के कातलों तक पहुंच जाऊंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर हतमी लहजे में कहा, वही लड़की सही मायनों में बता सकती है कि पिछली रात उधर खेतों में क्या वाकया पेश आया था। जनाब, आप हमसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, हमें नासिर के किसी भी ऐसे मामले की खबर नहीं, बशीर ने मिन्नत आमेज लहजे में कहा, और ना ही हम ऐसी किसी लड़की को जानते हैं। बशीर चाचा, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और कस्में खाने या खिलाने से पुलिस वालों का काम नहीं चलता, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। मैं बहुत जल्द इस बात का पता चला लूँगा कि पिछली रात तुम्हारा बेटा किससे मिलने खेतों में पहुँचा था। लेकिन अच्छा यही होता कि आप लोगों से मुझे पता चलता। जुबैदा ने बेबसी से कहा, अगर हमें इस मामले की ज़रा सी भी सुनगुन होती तो हम आपको ज़रूर बता देते। हम ये नहीं कहते कि आपका अंदाज़ा गलत है या आप झूठ बोल रहे हैं, बशीर ने आजिज़ी से कहा। लेकिन हकीकत यही है कि हमें इस हवाले से कुछ भी पता नहीं। ठीक है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं आप लोगों की बात का यकीन कर लेता हूँ। अक्सर माँ बाप को अपनी औलाद की सरगर्मियों की खबर नहीं होती और वो इन्हें मासूम और बेखता ही समझते रहते हैं। फिर जब इनका कोई कारनामा सामने आता है तो दांतों में उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। नासिर के मामले में भी बहुत जल्द ऐसा ही होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लिया और फिर पूछा, ये बताएं कि गुलाबपुर में नासिर की सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती किसके साथ थी? जमील के साथ, वो बैक ज़बान होकर बोले। मैंने ठोस अंदाज में कहा, मुझे यकीन है जो बात आपके इल्म में नहीं वो जमील को ज़रूर पता होगी। क्या आप में से कोई जमील को यहाँ बुला सकता है? मैं इससे पूछगछ करना चाहता हूँ, या आप मुझे उसके घर तक पहुँचा दें। वो तो हमारा पड़ोसी है जनाब, बशीर ने बताया। इधर साथ वाले घर में रहता है, लेकिन अभी इससे मुलाकात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती मुलाकात? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो 2 दिन से टोबा टेक सिंह गया हुआ है, उसने जवाब दिया। मैंने कल ही जमील के बारे में नासिर से पूछा था और उसने बताया था कि जमील परसों वापस आएगा, यानी कि कल। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जमील तो कल वापस आएगा, लेकिन मैं फिर भी इसके घर वालों से पूछकर अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। जमील के बाप की परचून की दुकान है और वो इस वक्त दुकान पर ही होगा, बशीर ने कहा। आप मेरे साथ आएं, मैं आपको कफील से मिलवा देता हूँ। मैं उठकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या कफील की दुकान यहाँ से दूर है? नहीं जी, इसने घर के अंदर ही बैठक में दुकान खोली हुई है, उसने जवाब दिया। एक दरवाजे से निकलेंगे तो साथ ही आपको कफील की दुकान नजर आ जाएगी। हम दोनों उसके घर से बाहर आए। बशीर लोहार ने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे ही मैंने इसके दरवाजे से कदम बाहर निकाला, कफील की परचून वाली दुकान मेरी आंखों के सामने आ गई। आते वक्त मैंने इस दुकान की तरफ ध्यान नहीं दिया था। कफील की उम्र 40 से चढ़ी हुई थी। वह एक दुबला और दराज कामत शख्स था। उसने हल्की हल्की मूछें रखी हुई थी और सर पर सफ़ेद टोपी भी लगा रखी थी। मैंने लगभग 15 मिनट तक इसके साथ गुफ्तगू की। वो मुझे देखकर अपने काम को समेट बैठा था
और पूरी तवज्जो मुझ पर मबजूल कर दी थी। इसे नासिर की मौत का दिली सदमा था, इसलिए नहीं कि मकतूल नासिर से इसके बेटे का गहरा दोस्त था, बल्कि इसलिए कि वो नासिर और इसकी कबड्डी को बेहद पसंद करता था। वो खुद भी जवानी में ये खेल खेल चुका था। उसने पूरी कोशिश की थी कि उसका बेटा जमील भी पहलवानी और शहजोरी के कामों में हिस्सा ले, लेकिन जमील ने इसे सख्त मायूस किया था। जमील को कभी इस किस्म का कोई शौक रहा ही नहीं था। कफील से होने वाली गुफ्तगू इस लिहाज से बेनतीजा रही कि वो नासिर के कत्ल के हवाले से मुझे मालूमात फराहम नहीं कर सका था। वो भी मकतूल के किसी जानी दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता इस अमर की उसने तस्दीक की थी कि जमील कल टोबा टेक्सिंग से वापस आ जाएगा। कफील, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, जमील जैसे ही गुलाबपुर पहुंचे तुम इसे मेरे पास थाने भेज देना। मुझे उम्मीद है कि वो इस कत्ल पर कुछ रोशनी डाल सकेगा। जी आप फिक्र न करें, वो फर्माबरदारी से गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं खुद उसे लेकर आपके पास आऊँगा। मैं कफील की दुकान से बाहर निकल आया। मैंने वापसी का इरादा जाहिर किया तो बशीर लोहार ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, नासिर की लाश कब तक मुझे मिल जाएगी? मैं इस दुखी बाप की दिली कैफियत को बखूबी महसूस कर सकता था। मैंने हमदर्दाना अंदाज में कहा, बशीर चाचा, मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक नासिर की लाश अस्पताल से वापस आ जाएगी, लेकिन तुम अपने जहन में परसों का दिन रखो। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, उसने असबाब में गर्दन हिला दी। मैंने इसे ज़रूरी हिदायत दी, उसके दुख दर्द में अपनी मुकम्मल शिरकत और शमूलियत का यकीन दिलाया और दोबारा आने का कहकर वापस आ गया। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने बड़ी तवज्जो और तफसील के साथ चाय बकुआ का नक्शा तैयार किया। वो एक ऐसा मकाम था जो चोरी छुपे की मुलाकातों के लिए बड़ा मौजू साबित हो सकता था। वो अधूरा कमरा अगरचे छत और दरवाजे से बेनियाज था, ताहम इसकी बची कुची दीवारें दो प्रेमियों की खुफिया मुलाकात के लिए बेहतरीन आड़ फराहम करती थीं। चूँकि वो एक मतरूक कमरा था, लिहाजा इस हवाले से इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जा सकता था। मैं तो कहता हूँ, अगर दिन में भी कोई जोड़ा इस पनाहगाह से फैज़याब होने का इरादा करता तो इसे मायूसी न होती। कुजा ये कि आधी रात की तारीकी में घूम फिर कर मेरी सोच की सुई लड़की के किरदार पर आकर अटक जाती थी। एक ऐसी लड़की जो मकतूल से मोहब्बत करती थी, एक ऐसी लड़की जिसे मकतूल बेपनाह चाहता था, और वो दोनों रातों की तारीकी में छुप छुप कर मिलते थे। मेरी सोच कि इस सनसनीखेज़गी का दावा करती थी कि वो लड़की भी मौजा गुलाबपुर ही से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे इस अंदाज में सोचने का एक ख़ास सबब था। जाए बकुआ वो अधूरा कमरा गुलाबपुर गांव से सिर्फ निस्फ फर्लांग के फासले पर खेतों के बीचों बीच वाक़ था। कोई भी लड़की गुलाबपुर के अंदर से 100-125 गज का फासला तय करके इस अधूरे कमरे तक बआसानी पहुंच सकती थी। बसूरत दीगर जाए बकुआ से दूसरा नज़दीकी गांव था नज़ीराबाद। नज़ीराबाद और जाए बकुआ के दरमियान लगभग 7.5 फर्लांग यानी 1685 गज का ज़मीनी फासला था। ये मुमकिन नहीं था कि कोई लड़की इतना लंबा सफ़र करके मकतूल से मिलने इस मकाम पर पहुंचती होगी। तो ये बात तय थी कि नासिर की महबूबा भी गुलाबपुर ही की रहने वाली थी। इन तमाम तर हालात और वाक़यात की रोशनी में एक और बात भी पाए सबूत को पहुंच जाती थी, और वो ये कि कातिल इस बात से बखूबी आगाह था कि नासिर इस रात वहाँ ज़रूर आएगा। अगर वो इतना जानता था तो फिर वो इस हकीकत से भी यकीनन वाकिफ़ होगा कि मकतूल रात की तारीकी में किस मकसद के लिए इस अलग थलग मकाम पर गया था। अगर इस सिचुएशन पर गौर किया जाता तो एक सनसनीखेज़ बात उभर कर सामने आती थी कि नासिर का कातिल जो कोई भी था या थे, वो नासिर और मुबैना लड़की के ताल्लुकात से वाकिफ़ थे, और ये ताल्लुकात उसके लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त थे। अगर इसी नतीजे पर इत्तेफाक कर लिया जाता तो फिर ये तस्लीम करना भी लाजिम ठहरता था कि वो शख्स इस लड़की का कोई उम्मीदवार भी हो सकता था। अब पहली फुर्सत में मुझे इस लड़की को तलाश करना था जिसकी मोहब्बत में कबड्डी का माहिर नासिर गिरफ्तार था, और इस तलाश के लिए मैं हाथ पर हाथ रखे जमील की वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकता था। दोपहर के बाद मैंने एक कांस्टेबल को हनीफा की जानिब रवाना कर दिया। हनीफा ज़बरदस्त किस्म की भापे कुटनी थी। इसका दुनिया में कोई भी नहीं था। इसके बारे में सही तौर पर कोई ये भी नहीं जानता था कि वो रहती कहाँ है। सब इसे क्रीम पाउडर वाली हनीफा कहते थे या फिर चाची हनीफा।
वो नगर नगर गांव गांव घूम फिर कर चूड़ियाँ, क्रीम पाउडर और औरतों के इस्तेमाल की दीगर अशिया फरोख्त किया करती थी। दिलचस्प बात यह थी कि लोग तो उसके बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं रखते थे, मगर वो सबकी सुनगुन खूब रखती थी। और राज की बात यह थी कि वो गैर महसूस अंदाज में पुलिस के लिए मुखबिरी भी किया करती थी। इसीलिए मैंने फिलफौर उसे थाने बुला लिया था। मैं पहले भी एक आध बार उसकी खिदमत हासिल कर चुका था। लगभग 5 बजे से पहर हनीफा मेरे कमरे में मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, चाची, क्या हाल है तुम्हारा? वो जगत चाची थी। छोटा बड़ा हर कोई उसे चाची ही कहकर मुखातिब करता था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है सरकार, आप सुनाएं, किस खिदमत के लिए बुलाया है? मैंने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा, गुलाबपुर की तरफ कब से तुम्हारा चक्कर नहीं लगा? 1 हफ्ता पहले उधर गई थी मलिक साहब, उसने सरसरी अंदाज में कहा। क्यों, कोई ख़ास बात? पिछली रात वहाँ एक नौजवान का कत्ल हो गया है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। उसके कातिल तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कत्ल वाली बात सुनकर उसका चेहरा मुतगय्यर हो गया। भवें करते हुए उसने मुझसे पूछा, इधर कौन कत्ल हो गया है जी? मकतूल का नाम है नासिर, मैंने बताया। बशीर लोहार का बेटा नासिर। आज सुबह मैंने इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाई है। आप कहीं इस नासिर की बात तो नहीं कर रहे जो कबड्डी का खिलाड़ी भी है? वो सरसराते हुए लहजे में बोली। हाँ हाँ, बिल्कुल वही, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। क्या तुम उसे जानती हो? इसे कौन नहीं जानता मलिक साहब, वो अजीब से लहजे में बोली। वो तो गुलाबपुर वालों का हीरो था जनाब। गांव का बच्चा बच्चा उससे मोहब्बत करता था। मुझे उसकी मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ है। किस बज़ात ने इस गबरू जवान को कत्ल किया है? उसने एक ही सांस में मुत्तई सवालात कर डाले। मेरे लिए ये बात वाकई हैरान कुन थी कि नासिर को बशीर लोहार के बेटे की बनिस्बत कबड्डी के एक खिलाड़ी की हैसियत से लोग ज़्यादा जानते थे। कम से कम हनीफा के बेसाख्ता तबसरे से तो मैंने यही महसूस किया था। हनीफा, मैंने इसे ठहरे हुए लहजे में मुखातिब किया, अगर मुझे पता होता कि नासिर को किसने कत्ल किया है तो मैं फ़ौरन जाकर इस बंदे को हथकड़ी लगा लेता। फिर तुम्हें थाने बुलाने और तुमसे इस केस में मदद लेने की ज़रूरत ही क्या थी? वो मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। हुक्म करें मलिक साहब, मैं इस सिलसिले में किस तरह कानून के लिए मुफीद साबित हो सकती हूँ? मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि नासिर का कातिल जल्द से जल्द आईनी सलाखों के पीछे नजर आए। शाबाश, तुमने मेरी ख्वाहिश की भी तर्जुमानी की है, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मुझे यकीन है कि तुम कातिल की गिरफ्तारी के सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हो। आप हुक्म करें, मुझे करना क्या है? वो अटेंशन हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बड़े जज्बाती अंदाज में बताया है कि गुलाबपुर का बच्चा बच्चा नासिर से मोहब्बत करता था। मैं इसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा कहा है या नहीं? जी, ये एक हकीकत है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। लेकिन मैं समझ नहीं सकी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझाता हूँ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ये ठीक है कि गुलाबपुर का बच्चा बच्चा मकतूल नासिर से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जवान गुलाबपुर की किस हसीना से मोहब्बत करता था? गांव की किस लड़की के साथ उसका माशका चल रहा था? ओह, उसने एक गहरी सांस खारिज की और बोली, तो कत्ल की इस वारदात का ताल्लुक नासिर की मोहब्बत की किसी कहानी के साथ भी जुड़ा हुआ है। 101% हनीफा, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। वो गंभीर अंदाज में बोली, आपका मतलब है कि इसी लड़की ने नासिर का खून किया है? नहीं नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। लेकिन मुझे ये यकीन ज़रूर है कि अगर वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं बासानी नासिर के कातिल या कातिलों तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। और मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके बड़ी खोजती हुई नज़र से हनीफा की तरफ देखा और सनसनाते हुए लहजे में कहा, तुम्हारी संजीदगी और दिलचस्पी को देखकर मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि तुम नासिर के किसी ऐसे माशके के बारे में अच्छी तरह जानती हो